गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के नोबेल गैसेस या जीरो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जीरो ग्रुप पढ़ने से पहले देख लेते हैं हमारे सीबीएसई के 2001-2002 के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। चलिए, ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है। इसमें सबसे पहले आपका जनरल इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर अकरेंस, फिर ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिर इनके यूजेज है। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीमली लेफ्ट के अंदर आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, एक्सट्रीमली राइट के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनके बीच में डी ब्लॉक है और सबसे नीचे आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो एक्सट्रीमली राइट के अंदर आपका देखिए, एक्सट्रीमली राइट के अंदर है ना, ये आपके नोबेल गैस या जीरो ग्रुप रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं, ये सारी एलिमेंट्स है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गेन्सन। ओके, तो ये सब आपके बहुत ही इनर्ट नेचर के होते हैं। ये सारी कैसे इनर्ट नेचर की है, इनकी डिस्कवरी जो है वो बहुत ही लेट हुई, क्योंकि इनकी इनर्टनेस की वजह से ये डिस्कवर नहीं हुई। इनर्टनेस मतलब ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसलिए इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मतलब होती नहीं है, तो ये डिस्कवर नहीं हुई। तो ये डिस्कवर कैसे हुई, इनके फिजिकल नेचर के बेसिस पे है ना, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको डिस्कवर किया गया। जैसे आप देखिए डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं इनको डिस्कवर किसने किया। इनको डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम है रैमसे, डब्ल्यू रैमसे, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो इस रैमसे को जाता है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला। इसको नोबेल प्राइज भी मिला। रैमसे ने हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन की डिस्कवरी की। इसके साथ में एक साइंटिस्ट था ट्रेवर्स और रेलेजीन, उनके साथ मिलके रैमसे ने इन सारी गैसेस को डिस्कवर किया। ओके, आपके रेडॉन को डिस्कवर किया डॉर्न ने, इसने किया डॉर्न ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए इनके नेचर के बारे में। जैसे ये सारे लोग सो रहे हैं, मतलब पूरे बेफिक्र होके सो रहे हैं, मतलब ये सारे इनर्टनेस शो कर रहे हैं, ठीक है। ये इनर्टनेस शो करते हैं, वैसे कि वैसे हमारी नोबेल गैसेस जो है, ठीक है, वो भी इनर्टनेस शो करती है। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। तो NH2 में इस तरीके से आप लिखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, P में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने पर मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो है वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके शेल होते हैं, फुल फिल्ड शेल है ना। आउटर मोस्ट शेल जो है फुल फिल्ड होता है। इसकी वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना। इसकी वजह से इनर्टनेस शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54, रेडॉन का 86, ऑर्गेन्सन का 118। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखिए, जब आप हीलियम से नियॉन जाते हैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, नियॉन से आर्गन जाते हैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, फिर आप उसमें 18 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे, फिर आप इसमें 32 ऐड करेंगे, फिर 32 ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे हीलियम का लिखते हैं 1s2, है ना, हीलियम 1s2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर नियॉन के बारे में लिखते हैं तो हम यहाँ पे हीलियम को लिख देंगे, मतलब नियर बाय आप नोबेल गैसेस को एज इट इज लिखेंगे, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s2 2p6 नियॉन का, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में आता है। ये फर्स्ट पीरियड, ये थर्ड, फिर फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7, इस तरीके से ये इनके पीरियड्स है। आर्गन का लिखने के लिए नियॉन लिखेंगे आप, और थर्ड पीरियड है तो 3s2 3p6 लिखेंगे। क्रिप्टॉन के लिए फोर्थ पीरियड में है तो आप
आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय आप आर्गन एज इट इज लिख देंगे, फिर 4s2 4p6 लिखेंगे। यहाँ पे 3d ऐड हो रहा है क्योंकि देखिए जब आप 18 से आप क्या कर रहे हैं, 18 से 36 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्कैंडियम 21 से आपका जिंक 30 ये ऐड हो रहा है, तो है ना, तो ये 3d ग्रुप आपका ऐड हो रहा है, डी ब्लॉक ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 3d10 लिख देंगे। फिर आप जीनोन का देखिए 54 है, 54 लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, 4d10 5s2 5p6। तो 4d10 क्यों लिखा आपने, 4f तो नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जीनोन 54 होता है, तो और लेंथेनाइट सीरीज जो 4f जो है वो आपका 57 से स्टार्ट होती है, इसलिए 4f आपका नहीं आएगा, यहाँ पे 4d10 आएगा। ठीक है, तो ये आपके लेंथेनाइट सीरीज नहीं आती है, यहाँ पे जीनोन के लिए 4d10 लिखेंगे। ओके, उसके बाद में रेडॉन के लिए देखिए 54 से 86 जाएंगे, तब आपका लेंथेनाइट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है लेंथेनम से, तो आप यहाँ पे 4f14 जोड़ देंगे। फिर ये 6 पीरियड का है तो 6s2 6p6 4f14 जोड़ेंगे तो 5d10 इसमें और आपको ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जुड़ेंगे और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका एक्टिनाइट सीरीज जुड़ जाएगी 5f14 फिर 6d10 और ये 7 पीरियड का 7s2 7p6। इस तरीके से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। आगे देखते हैं हम इनके अकरेंस के बारे में। एक्चुअल में ये फ्री स्टेट में मिलती है, ठीक है, मतलब ये किसी से कंबाइंड नहीं करती है, कॉम्बिनेशन नहीं करती है, मतलब रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए ये फ्री स्टेट में मिलती है। अब देखिए आपका आर्गन जो होता है वो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ड्राई एयर का, तो सारी गैसेज जो एक्चुअल में आपकी 1% वॉल्यूम बनाती है ना, कितना बनाती है, 1% वॉल्यूम बनाती है एयर का, और उसमें से सारी नोबल गैसेज में से सबसे ज्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ड्राई एयर का आर्गन। और देखिए हीलियम जो है वो नेचुरल गैस में मिलता है, हीलियम नेचुरल गैस में मिलता है। जीनोन और रेडॉन ये दोनों आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट होते हैं। जीनोन रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ होल पीरियोडिक टेबल। ओके, अब रेडॉन जो है वो आपके फ्री स्टेट में नहीं मिलता, सारी एलिमेंट्स आपके फ्री स्टेट में मिलते हैं, रेडॉन फ्री स्टेट में नहीं मिलता। रेडॉन को हम प्रोड्यूस करते हैं रेडियम के डिक्के से, किससे, रेडियम के डिक्के से रेडॉन। देखिए ये आपका रेडॉन कैसे ऑब्टेन होता है, ये रेडियम है 88 रेडियम 226, ठीक है, जब इसका डीके होता है तो ये रेडॉन प्रोड्यूस करता है 86 रेडियम रेडॉन 222, और एक आपका अल्फा पार्टिकल 2He4 की फॉर्म में निकल जाता है, ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, इस तरीके से आपका रेडॉन जो है रेडियम के डीके से मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनसन की। ऑर्गेनसन जो है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनसन देखिए ये सबसे लास्ट 118 वाला एलिमेंट है। ऑर्गेनसन जो है वो कैलिफोर्नियम की कैल्शियम के साथ में कॉलिजन से मिलता है आपका। तो कैलिफोर्नियम क्या है, कैलिफोर्नियम ये है 98 कैलिफोर्नियम 249, ये होता है कैलिफोर्नियम। इसकी जब आप कैल्शियम 20 कैल्शियम 48 इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको OG मिलता है, OG 118 और 294 प्लस आपका 3 न्यूट्रॉन जो है वो आपके रिलीज हो जाते हैं इस रिएक्शन में। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके ट्रेंड्स के बारे में। तो देखिए इनके ट्रेंड्स को देख लेते हैं। इनके ट्रेंड्स में सबसे पहले हम ट्रेंड्स देखते हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है ना, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, हीलियम से रेडॉन तक जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे शेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, 2 8 8 18 ऐसे करके आपके इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, शेल जुड़ता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल जो है वो आपका जुड़ते जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, शेल ऐड हो रहे हैं, जिससे एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती जा रही है, एटम की साइज जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है जिसको IE से हम डिनोट करते हैं, इनकी एक्चुअल में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होती है, क्यों हाई होती है, क्योंकि एक्चुअल में ये देखिए ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं।
वैलेंस शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है। वैलेंस शेल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। तो कंप्लीटली फिल्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना आपको इससे, क्योंकि मतलब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या करना पड़ता है, जितनी अमाउंट में एनर्जी देते हैं उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होती है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। रीजन क्या है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूं, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। एक्चुअल में इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे इनर्ट गैसेस से इलेक्ट्रॉन जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है ना, ऑलरेडी कंप्लीट होता है, फुली फिल्ड होता है ना। तो यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। तो इनको जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ये एक्चुअल में देयर इज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट इनके एक्चुअल में कैसे होते हैं? वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक्चुअल में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना। ये मोनो एटॉमिक होते हैं ना, सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं करते। जैसे हीम सिंगल आपका मोनो एटम है, ये सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। तो ये इंटर आयनिक मतलब दो एटम के बीच में इंटर एटॉमिक एक्चुअल में फोर्सेज जो होते हैं इनके बीच में नहीं होते। इंटर एटॉमिक फोर्सेज जो है वो नहीं होते, और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक होता है। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्सन फोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लिक्विफाई एट वेरी लो टेम्परेचर। गैसेज होती है ना, आप यहाँ पे टेम्परेचर कम करके उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये हो गए इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए आप, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इनका एक कंपाउंड बनाया था जिसको नील बर्टलेट 1962 में इस साइंटिस्ट ने इसका एक कंपाउंड बनाया। देखिए इसने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो PtCl6 प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाती है। यहाँ पे ये O2 प्लस में है और PtCl6 माइनस में, इस तरीके से इसको लिखते हैं। यहाँ पे भी ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन से कंपाउंड फॉर्म कर देता है तो इस बर्टलेट ने देखा कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपके जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से मिलती जुलती होती है, लगभग इक्वल होती है। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1175 किलो जूल पर मोल होती है और जिनोन की 1170 किलो जूल पर मोल होती है। तो उसने सबसे पहले देखा कि जब ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है तो ये जिनोन के साथ में भी कर सकेगा, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसने ट्राई करा जिनोन का प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाई तो इनको एक कंपाउंड मिल गया, है ना। तो इस तरीके से उसको एक कंपाउंड ऑब्टेन हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं जिनोन के कंपाउंड्स की, है ना। जिनोन के कंपाउंड्स की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सबके कंपाउंड फॉर्म नहीं हुए, जिनोन के कुछ कंपाउंड फॉर्म किए गए। तो देखिए कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, तो ग्रुप 18 के कंपाउंड्स में देखिए आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तीनों कोई कंपाउंड जो है उसका नॉन नहीं है ना।
मतलब अभी तक कोई कंपाउंड बनाया नहीं गया, केवल जिनोन के कंपाउंड बनाए गए हैं इनर्टनेस की वजह से, है ना। तो इसके जिनोन के दो कंपाउंड है, एक तो जिनोन फ्लोराइड है, दूसरा जिनोन ऑक्साइड है। ओके, ऐसे दो कंपाउंड फॉर्म हुए। अब हम बात करते हैं जिनोन के फ्लोराइड की, फिर हम बात करेंगे जिनोन के ऑक्साइड की। तो चलिए, ये जिनोन के फ्लोराइड है। देखिए, जिनोन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, एक्चुअल में जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनको अलग अलग रेशियो में रिएक्ट करके हम अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो जिनोन के 3 फ्लोराइड होते हैं, एक तो XCF2 होता है, एक XCF4 होता है, और तीसरा होता है XCF6। जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ये 3 तरीके के फ्लोराइड होते हैं। इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में बनाया जाता है। यदि जिनोन एक्सिस में होता है तो XCF2 बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जिनोन एक्सिस में है तो आपको बनेगा XCF2 आपको मिल जाएगा। यदि जिनोन जो है और आपका फ्लोरीन यदि 1:5 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं, 1:5 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी यहाँ पे इफेक्ट करती है। 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप जब मेंटेन रखते हैं और 1:5 के रेशियो में रिएक्ट करवाते हैं तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड फॉर्म होता है। अब बात करते हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड की, जिसमें जिनोन और फ्लोरीन 1:20 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो जब 1:20 के रेशियो में 300 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप रिएक्शन करवाते हैं तो जिनोन फ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जिनोन 3 फ्लोराइड बनाता है, जिनोन आपका जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ये तीनों मिलते हैं अलग अलग रेशियो में रिएक्शन करवाने से और अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम। देखिए, जिनोन हेक्साफ्लोराइड को एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। इसको हम जिनोन टेट्राफ्लोराइड की O2F2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब भी आपको जिनोन हेक्साफ्लोराइड मिल जाता है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल में आप क्या रखते हैं, 143 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं और आपको जिनोन हेक्साफ्लोराइड मिल जाता है। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका भी है आप यहाँ पे जिनोन हेक्साफ्लोराइड बनाने का। अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की। जिनोन फ्लोराइड जो भी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारे ही कलरलेस सॉलिड होते हैं। ये सब्लिम होते हैं 298 केल्विन, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सब्लिमेट हो जाते हैं। ठीक है, ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब फ्लोरीन आपको मिल जाती है किससे, जिनोन फ्लोराइड से। जिनोन के सारे फ्लोराइड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब आपका फ्लोरीन रिलीज करने वाले एजेंट होते हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ ट्रेस अमाउंट में वाटर यदि आप लेंगे तब भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। मतलब ये देखिए, जिनोन डाइफ्लोराइड वाटर से रिएक्ट करके आपका जिनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा जिनोन के फ्लोराइड का, और फ्लोरीन अलग हो जाएगी। ठीक है, ये फ्लोरीन आपके हाइड्रोजन के H से मिलकर HF बना देगी और ऑक्सीजन मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से ये सारे ही वाटर से हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं। सारे ही फ्लोराइड जो है वो वाटर से हाइड्रोलाइसिस होकर जिनोन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, XCF2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, XCF4 का स्क्वायर प्लेनर होता है, XCF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है समझाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम XCF2 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जिनोन का देखिए, आप पहले एक मिनट, जिनोन का हम देखिए, जिनोन क्या होता है आपका 54 होता है जिनोन। ठीक है, तो जिनोन में आप इस तरीके से बना देंगे, है ना। ये 4d ऑर्बिटल है, ये 5s और ये 5p। तो जिनोन में ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये सारे ही भरे हुए हैं। इस तरीके से आपको 4d ऑर्बिटल खाली है। अब आप देखिए 4d 10 है ना। देखिए, एक मिनट, देखिए इस तरीके से इसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे इसके ये ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स है ये वाले 4d10। तो XCF2 फॉर्मेशन में
आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp और d तीनों, तो ये sp3d ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, मतलब एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा देता हूँ। xc ये है आपका, f जो है इस तरीके से ऊपर और नीचे आपको नजर आएगा, और यहाँ पे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे इसको 3 लॉन पेयर जो है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है इसका। अब हम बात करते हैं XCF4 की। XCF4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, मतलब एक s 3p और 2d, ये आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, XCF4 बनाएंगे। तो XCF4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से आप बनाएंगे। अब इनके 2 लॉन पेयर को आप एक ऊपर और एक नीचे दिखा देंगे। ये 2 लॉन पेयर आपको, इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड XCF6। XCF6 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, ये होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो 6 फ्लोरीन है इसके पास में, एक लॉन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर ये होंगे। ठीक है, आपको एक लॉन पेयर दिखाना है, 6 बॉन्ड पेयर दिखाने हैं। तो एक फ्लोरीन को आप ऐसे दिखाएंगे, एक फ्लोरीन को इस तरीके से दिखाएंगे, एक फ्लोरीन को आप नीचे दिखाएंगे, एक फ्लोरीन को इस तरफ, एक फ्लोरीन को इस तरफ। तो ये हो गए आपके 6। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से आप बना देंगे, ये हो गया। अब एक लॉन पेयर को आप ऐसे शो करेंगे। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर हो गए। अब हम बात करते हैं जिनोन फ्लोराइड के रिएक्शंस की, है ना। तो जिनोन फ्लोराइड जो है आपके XCF2, XCF4 और XCF6 ये मैंने आपको डिस्कस किया है। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, जिनोन के फ्लोराइड जो होते हैं, किसी भी फ्लोराइड एक्सेप्टर है ना, जो फ्लोराइड एक्सेप्टर है, जो आपका फ्लोराइड को एक्सेप्ट करता है जिनोन से, उससे रिएक्ट करके ये क्या करेंगे, आपके कैटायनिक स्पीशीज बनाएंगे, कैटायनिक स्पीशीज बनाएंगे। और ये किसी भी फ्लोराइड डोनर से रिएक्ट करके एनायनिक स्पीशीज बनाएंगे। तो हम पहले रिएक्ट कराते हैं फ्लोराइड एक्सेप्टर से। तो XCF2 इसके फ्लोराइड एक्सेप्टर है PF5, ये फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर लेता है जिनोन से, इससे रिएक्शन करेगा तो ये कैटायनिक स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इसने दे दिया। तो ये एक फ्लोरीन कम हो गया, XCF लिखेंगे और प्लस लिखेंगे इसको, ये आपका कैटायनिक स्पीशीज फॉर्म हो गई। ठीक है, अब PF5 ने एक फ्लोरीन को एक्सेप्ट किया, PF6 में कन्वर्ट हो गया और माइनस आपका चार्ज आ जाएगा। तो फ्लोराइड क्या होता है आपका, F माइनस होता है ना, तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया। अब हम बात करते हैं एक और XCF4 की रिएक्शन की। ये रिएक्शन जो है फ्लोराइड एक्सेप्टर है आपका XBF5, इससे रिएक्शन करेगा, फिर एक फ्लोरीन दे देगा, इसके पास में फ्लोरीन एक कम हो गया, XCF3 माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और SBF6 माइनस आ जाएगा। ओके, ये तो दोनों आपके फ्लोराइड एक्सेप्टर हो गए। अब हम बात करते हैं फ्लोराइड डोनर की। फ्लोराइड डोनर, मेटल फ्लोराइड जो है वो सारी फ्लोराइड डोनर होते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम XCF6 के साथ में। ये मेटल फ्लोराइड है, ये डोनेट करेगा फ्लोरीन किसको, जिनोन को। तो जिनोन के पास फ्लोरीन बढ़ जाएगा, तो ये XCF7। अब पहले हम क्या लिखते हैं,
कैटायनिक स्पीशीज लिखते हैं, ये एनायनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मेटल पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से, और XeF7 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये फ्लोराइड डोनर से रिएक्ट करके एनायनिक स्पीशीज फॉर्म करते हैं और एक्सेप्टर से रिएक्ट करके कैटायनिक स्पीशीज फॉर्म करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। जब फ्लोराइड के आपके एक्सेप्टर से रिएक्शन करवाई, अब यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन है सारी, है ना। अब हम बात करते हैं इसके हाइड्रोलाइसिस की। तो देखिए इसके हाइड्रोलाइसिस से, जिनोन फ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से जिनोन के ऑक्साइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जिनोन के ऑक्साइड मिलते हैं। किससे? जिनोन फ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से। तो हम जिनोन की हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं वाटर के साथ में। तो ये XeF4 इसकी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये आपका क्या बनाएगा? एक तो XeO3 फॉर्म करेगा, फिर जिनोन फॉर्म करेगा और HF बनाएगा और आपकी ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। तो जिनोन फ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से आपको जिनोन ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तब भी आपको XeO3 मिलेगा और आपको HF मिल जाएगा। तो आपने जिनोन ऑक्साइड कैसे बनाया? जिनोन फ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से। आगे देखते हैं हम, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। देखिए ये सारी जिनोन मैं बता चुका हूं आपको, जिनोन ऑक्साइड है। अब हम बात करते हैं जिनोन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर की। तो हमारे पास में जिनोन ऑक्साइड जो है वो आपके XeO3 ये ऑक्साइड है, दूसरा ऑक्साइड है XeO4। दो तरीके के ऑक्साइड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जिनोन जो है ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है तो इसके पास में एक लॉन पेयर हो जाएगा। या चारों डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो यहाँ पे एक भी लॉन पेयर नहीं होगा। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनोन ट्राइऑक्साइड की। तो जिनोन ट्राइऑक्साइड आपके इसके पास लॉन पेयर इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, और 3 बॉन्ड पेयर है आपके पास में। तो देखिए एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और इसका स्ट्रक्चर हो गया पिरामिडल। अब ये जिनोन ट्राइफ्लोराइड जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ये एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, एक्सप्लोसिव सॉलिड की फॉर्म में होता है और एक्सप्लोजन कॉज करता है। अब XeF4 की बात करते हैं। तो XeF4 कैसे बनेगा? ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो, क्योंकि लॉन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड पेयर ही है, 4 बॉन्ड पेयर से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसा हो, सॉरी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें लॉन पेयर नहीं है, सारे ही सारे बॉन्ड पेयर है। अब हम बात करते हैं, ये तो ऑक्साइड्स हो गए, जिनोन के फ्लोराइड और ऑक्साइड की बात कर दी। अब हम इसके ऑक्सीफ्लोराइड्स के बारे में बात करते हैं। जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड, तो जिनोन के हमने ऑक्साइड्स बनाए थे वो हाइड्रोलाइसिस से बनाए थे। अब आपको यहाँ पे फ्लोरीन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, तो हाइड्रोलाइसिस करवाना है, लेकिन क्या करवाना है? पार्शियल, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से मिलेगा हमको। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड। तो जिनोन के आप ऑक्सीफ्लोराइड दो तरीके के होते हैं, एक तो XeOF4 होता है, दूसरा O2F2। ये दोनों आपके ऑक्सीफ्लोराइड्स होते हैं जिनोन के। तो हम इसको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड से बना सकते हैं। तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनाएंगे। जिनोन हेक्साफ्लोराइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनेगा XeOF4 प्लस HF। अब आपको वाटर यदि थोड़ा सा एक्सिस में ले लेते हैं, वाटर एक्सिस में ले लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा XeO2F2 प्लस HF। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाटर का थोड़ा सा अमाउंट में चेंज किया हमने, मतलब 1:2 में ले लिया तो XeO2F2 मिला, और 1:1 में लिया आपने तो XeOF4 मिला। ठीक है, तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। अब इसका आप देख लेते हैं, इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं। XeOF4 इसकी कैसी ज्योमेट्री होती है? देखिए एक मिनट, XeOF4 इसकी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये Xe है, तो
तो देखिए यहाँ 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड, 4 बॉन्ड है, इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ये 4 जो है सिंगल बॉन्ड है, एक ये इस तरीके से हम शो करेंगे, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको, एक यहाँ पे लोन पेयर है ना। तो इस तरीके से इसके पास में क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ये शो करता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। देखिए इसके यूजेस की बात करते हैं। देखिए इनके जो है ना, जैसे हीलियम है, हीलियम को हम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के बनाने में काम में लेते हैं। ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने के काम में लेते हैं। ये कहाँ काम आता है, एनएमआर में काम आता है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये मशीन होती है ना एनएमआर, उसके काम में आता है। तो एनएमआर एक्चुअल में क्या करता है, एनएमआर किसका पार्ट है, ये एसेंशियल पार्ट है एमआरआई मशीन का, है ना। एमआरआई मशीन का एक एसेंशियल पार्ट है, उसके अंदर ये यूज होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में बहुत ही हैवी मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। तो वो सारी मैग्नेट जो है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो है, वो हीलियम की हेल्प से बनाए जाते हैं। ये बैलून में फील करने के काम में आती है। हीलियम को बैलून में फील करके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले जो है वो आपके मतलब क्लाइमेट की जानकारी के लिए एक्चुअल में क्लाइमेट की जानकारी लेते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हीलियम के बैलून्स को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जिससे क्लाइमेट की कंडीशन पता चलती है। न्यूक्लियर रिएजेंट में कूलेंट की तरह काम में लिए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएजेंट में कूलेंट की तरह काम में लिए जाते हैं। अब देखिए, अब आर्गन, आर्गन जो है वो वेल्डिंग में और इलेक्ट्रिक बल्ब में काम में ली जाती है। तो आर्गन क्या होती है, एक्चुअल में इनर्ट होती है ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इनको हम वेल्डिंग में काम में लेते हैं और इलेक्ट्रिकल बल्ब में काम में लेते हैं। जीनॉन और क्रिप्टॉन का कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इसको लाइट बल्ब में काम में लेते हैं, मतलब बल्ब के अंदर इसको गैस को भरी जाती है। तो ये एक्चुअल में कोई स्पेशल पर्पज के जो लाइट बल्ब होते हैं उसकी डिजाइनिंग में काम में लिया जाता है। नियॉन को हम लेते हैं नियॉन बल्ब और फ्लोरिसेंट बल्ब बनाने में। तो नियॉन बल्ब जो है, जो फ्लोरिसेंट बल्ब होते हैं उसके अंदर नियॉन गैस भरी जाती है। तो ये नियॉन गैस जो होती है एक्चुअल में क्या है, एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले पर्पज से काम में ली जाती है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज और डिस्प्ले पर्पज में काम में ली जाती है। अब आपने देखा होगा कि बॉटनिकल गार्डन के अंदर जो ग्रीन हाउसेज होते हैं उन सब में नियॉन के बल्ब होते हैं। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में जो जितने भी आपके क्या बताया मैंने, इसमें जो ग्रीन हाउसेज होते हैं वहां पे नियॉन बल्ब लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब हीलियम को क्रायोजेनिक एजेंट की तरह काम में, यहाँ पे हीलियम का एक आपका ये यूज छूट गया था, तो क्रायोजेनिक एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है हीलियम का, 4.2 केल्विन, इतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको क्रायोजेनिक एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे वेरियस एक्सपेरिमेंट जो वेरी लो टेम्परेचर पे आपको कंडक्ट करने होते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने होते हैं उसके लिए हीलियम यूज की जाती है। तो ये आपका सेशन हो गया समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।